नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायो गुरु पर। आज हम 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 35 जिसका नाम है मेंडल के आनुवांशिकता के नियम, यानी हम इसमें क्या पढ़ेंगे, आनुवांशिकता के नियम पढ़ेंगे जो किसने दिए थे, मेंडल ने दिए थे। तो आज हम केवल इसका इंट्रोडक्शन लेंगे। अगली वीडियो में मेंडल के कुछ जो तकनीकी शब्द हैं, जो शब्दावली है, उनके बारे में जानेंगे। तो इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें। तो आनुवांशिकता के नियम, मेंडल ने जो आनुवांशिकता के नियम, पहले तो हम आनुवांशिकता को समझ लेते हैं कि आनुवांशिकता होती क्या है। जैसे हमें आपने देखा होगा, अपने घर परिवारों में देखा होगा कि जो भी बच्चा होता है, कोई बच्चा होगा आपके घर परिवार में, तो आपने बड़ों लोगों से सुनना होगा कि वो कहते हैं कि ये जो बच्चा है ये अपनी माँ पे गया है, अपने नाना पे गया है, अपनी पापा पे गया है, या फिर अपने मामा पे गया है। तो इस तरह से कहते हैं कि इसके चाचा पे गया है। इस तरह से उसके जो परिवार वाले होते हैं उन्हीं पे उसके लक्षण जो है वो मिलते जुलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? वो आनुवंशिकता के कारण होता है। यानी जो कहते हैं कि ये इस पर गया है, ये कोई इस परिवार वाले पे गया है, तो वो क्यों होता है? ये जो लक्षण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जैसे ये कोई लड़की है और ये कोई लड़का है, अब इन दोनों की अगर शादी हो जाती है तो इनसे उत्पन्न जो बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों में क्या होता है, उन बच्चों में इन्हीं से ये लक्षण आते हैं। इनके अंदर कुछ लक्षण रह जाते हैं, प्रभावी, कोई अप्रभावी। इनके बारे में आगे पढ़ेंगे, प्रभावी अप्रभावी। तो इनमें कुछ लक्षण जो है, इसके कुछ लक्षण यहाँ से आते हैं और कुछ लक्षण यहाँ से आते हैं। यानी इनके अंदर जो लक्षण है, जैसे ये 2n है, ये 2n है। अब ये हमने पढ़ा, यहाँ पर ये हम युग्मनज पढ़ते हैं, युग्मक बनाते हैं, फिर युग्मनज बनता है, फिर उससे बेबी डेवलप होता है। तो ये भी 2n टाइप का होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो ये 2n टाइप में क्या होता है, n एक यहाँ से आता है माता से और एक पिता से आता है, यानी आधे गुण माता से आधे गुण पिता से। माता पिता के अंदर जो आनुवंशिकता के लक्षण होते हैं, ये जो लक्षण होते हैं, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, ये पहली पीढ़ी है और दूसरी पीढ़ी में ये स्थानांतरित हो गए। इन्हीं के समान जो है वो लक्षण यहाँ पर प्रदर्शित होंगे। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एक लक्षण है, जैसे मान लीजिए कोई भी लक्षण है, मान लीजिए चेहरे का जो नक्शा, या फिर हम कह सकते हैं शकल, तो वो एक यहाँ पर हम इस लक्षण को मान लेते हैं। अब देखते हैं कि अगला यहाँ पर जो पीढ़ी आ रही है उसमें लक्षण कैसा है। थोड़ा बहुत माता से है, थोड़ा बहुत पिता से है, इस तरह से नाना, पापा या फिर चाचा से भी हो सकता है। इस तरह से जो पीढ़ियों का जो लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलता रहता है। तो जैसे हम कहते हैं कि हमारे परिवार में ये जो बालक है, ये इसके लक्षण इससे मिलते हैं, तो मेंडल ने भी पहले ये सोचा होगा कि इससे ये लक्षण मिलते हैं। तो ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित कैसे होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं। तो उन्होंने इसकी खोज करने लग गए और खोज करते करते इन्होंने कुछ अपने नियम दिए, जिन्हें हम कहते हैं आनुवंशिकता के नियम। तो अब आपको समझ में आ गया होगा आनुवंशिकता किसे कहते हैं। जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का जो स्थानांतरण है, ये जो लक्षण यहाँ से यहाँ पर आ रही है, ये जो स्थानांतरण हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। तो आनुवंशिकता आपको समझ में आ गया होगा और इसी से रिलेटेड मेंडल के नियम थे। और ये जो आनुवंशिकता हो रही है, यानी लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण हो रहा है, यानी जो आनुवंशिकता हो रही है, अगर हम इसका अध्ययन करना चाहें तो जीव विज्ञान में इसके लिए एक विशेष शाखा है जिसको हम कहते हैं जेनेटिक्स, यानी आनुवंशिकी। तो इसके जो अध्ययन है वो कहाँ पर किया जाता है, आनुवंशिकी नाम की शाखा में। जीव विज्ञान की शाखा है आनुवंशिकी, जिसमें आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है। यानी एक लक्षण से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण कैसे स्थानांतरित हो रहे हैं, कैसे संचरित हो रहे हैं, इसका अध्ययन किसमें किया जाता है, आनुवंशिकी में किया जाता है, यानी हेरिडिटी। इसे हेरिडिटी भी कहते हैं। तो ये तो हो गया सिंपल सा इंट्रोडक्शन, जो हमारे पाठ का नाम है मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। तो यहाँ पर आनुवंशिकता पढ़ ली, आनुवंशिकी समझ में आ गया कि आनुवंशिकता और आनुवंशिकी किसे कहते हैं। तो ये दोनों शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। अब इनकी खोज किसने की, मेंडल ने की। आनुवंशिकता को सबसे पहले सोचा किसने की, ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित कैसे हो रहे हैं, इनका क्या रीजन है, इनका सारा जो रिजल्ट है वो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट द्वारा निकाला। तो सबसे पहले आनुवंशिकी का खोज हुई थी, आनुवंशिकी जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी, मेंडल नहीं की थी। उससे पहले और किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा कि ये लक्षण एक मतलब जो बच्चा है वो अपने माता पिता के समान ही क्यों दिखता है, उसके ही लक्षण क्यों होते हैं। तो ये सबसे पहले किसने सोचा था, मेंडल ने सोचा था। इसलिए मेंडल को क्या कहा जाता है, आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। यानी आनुवंशिकी जो शाखा है वो मेंडल से पहले नहीं थी। मेंडल ने अपने खोज द्वारा आनुवंशिकता की खोज की, जिससे आनुवंशिकी शाखा बनी। और आनुवंशिकी के जनक के रूप में हम किसे जानते हैं, मेंडल को जानते हैं। लेकिन मेंडल जो है वो अपनी स्टोरी उसकी अलग है। वो जब उसने आनुवंशिकता के बारे में बताया था तो लोगों ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया था। जब उसकी मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद में भी, मृत्यु के 34 साल बाद में और दूसरे वैज्ञानिकों ने जब इसे दोबारा खोजा तो पता चला कि ये मेंडल ने पहले ही खोज चुका है। तो इसकी अपनी एक अलग स्टोरी है। अब हम देख लेते हैं मेंडल का जीवन परिचय। यानी मेंडल का जीवन परिचय वैसे पूछता नहीं है, का इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं।
आनुवांशिकी का जनक यानी आनुवांशिकता का जिसमें अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिकी हेरिडिटी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। अभी हम बात करें मेंडल के बारे में तो ये आपको फुल नाम भी पूछ सकता है कि मेंडल का पूरा नाम क्या था, तो उनका पूरा नाम क्या था? ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका जन्म हुआ था 22/07/1822 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। मृत्यु इनकी कब हुई थी? 6 जनवरी 1884 में। इन्हें ब्राइट डिजीज थी। ब्राइट डिजीज एक किससे, किडनी से रिलेटेड डिजीज होती है ब्राइट डिजीज, उनके कारण इनकी 6 जनवरी 1884 में मृत्यु हो गई। प्रयोग किए इन्होंने, अपने जो प्रयोग किए थे मटर पर किए थे, यहाँ पर देख सकते हैं आपने प्रायोगिक पौधा उद्यान मटर। यानी ये क्या थे? जो मेंडल थे वो एक पादरी थे, कोई साइंटिस्ट वगैरह नहीं थे, पादरी थे। जैसे मंदिर में हमारे होता है पुजारी, उसी तरह से जो ऑस्ट्रिया है वहाँ पर कोई भी मंदिर मठ है वहाँ पर होते हैं पादरी, यानी वहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं जो भी, वो होते हैं पादरी। और वही थे ग्रेगर जॉन मेंडल। ये कोई साइंटिस्ट नहीं थे। और वो जो अपना उद्यान थे वहाँ पर, जो मान लीजिए मठ है, तो मठ में जो उद्यान थे वहीं पर उन्होंने मटर उगा के उनकी देखा कि ये लक्षण कैसे आ रहे हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एक, हम मान लीजिए कोई भी इंसान ले लेते हैं, अगर ग्रेगर जॉन मेंडल इंसानों के ऊपर रिसर्च करता तो बहुत दिन लग जाते, क्योंकि इंसान की उम्र 100 वर्ष होती है, तो वो इतना जी नहीं सकता कि वो 3-4 पीढ़ी देख सके। लगभग 2 या 3 पीढ़ी देख सकता है, इससे ज्यादा नहीं देख सकता, तो वो ढंग से रिजल्ट नहीं आते। इसलिए उसने क्या किया? उद्यान मटर को चुना। ये छोटी उम्र के होते हैं, इनकी अनेक पीढ़ियों को लेकर फिर इन्हें रिजल्ट निकाला। तो इसने, इनका जो प्रायोगिक पौधा है वो उद्यान मटर है। प्रयोग कब किए? 7 वर्ष तक किए। यानी बहुत सारी इसकी पीढ़ियां देखी कि अगर इससे हम करवाते हैं तो लक्षण कैसे संचरित होते हैं, किसके लक्षण आते हैं, तो पूरा रिजल्ट इन्होंने पूरे 7 वर्ष में निकाला। इनके जो प्रायोगिक पौधा था उनके गुणसूत्रों की संख्या कितनी थी? 7 जोड़ी थी। ये द्विगुणित थे। अब इन्होंने अपना निकाल दिया, यानी जो रिजल्ट है वो 7 वर्षों की जो कड़ी मेहनत है वो निकाल दिया अपनी रिजल्ट। तो इनका रिजल्ट किसको दिया गया? ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री को दिया गया। उन्होंने 1866 में प्रकाशित किया। 3 वर्ष बाद जो इन्होंने रिजल्ट निकाले, उसके 3 वर्ष बाद इन्होंने अपनी ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के पास प्रकाशित किया और उन्होंने इसके प्रयोग को प्रकाशित कर दिया। किस नाम से प्रकाशित किया? पादपों में संकरण के प्रयोग। तो ये आपको याद रख लेने, वैसे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको याद रखने हैं। मेंडल की मृत्यु के बाद 16 वर्ष बाद मेंडल की अभिधारणा को 1900 में 3 वैज्ञानिकों ने पुनः खोजा। यानी इन्होंने 7 वर्ष की कड़ी मेहनत की और सारा जो प्रायोगिक पौधा था, जो हमारा उद्यान मटर, उस पर रिसर्च की, उसकी बहुत सारी पीढ़ियों का अध्ययन किया और उसके बाद में रिजल्ट निकाले कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो आनुवांशिकता है वो कैसी होती है, या फिर जो लक्षणों का आदान प्रदान, लक्षणों की जो स्थानांतरण है वो कैसे होता है। बहुत सारे रिजल्ट उसने निकाल दिया था और ये उन ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री को दे भी दिया था। उन्होंने प्रकाश, जो प्रयोग है वो प्रकाशित भी कर दिया था, लेकिन उस पर कोई किसी ने और ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। क्यों ध्यान नहीं दिया, इसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद में ध्यान नहीं दिया, तो जब मेंडल की मृत्यु हो गई, मेंडल की मृत्यु तक किसी ने ध्यान नहीं दिया कि आनुवंशिकता होती क्या है। इसके बारे में बात करेंगे, क्यों विफल हुए ये मेंडल। उसके बाद में 16 वर्ष बाद, जब ये मर चुके थे, इनकी मृत्यु हो गई थी, तो 16 वर्ष बाद मेंडल की अवधारणा को पुनः खोजा गया 3 वैज्ञानिकों द्वारा। तो ये नाम कई बार पूछ लिया जाता है। 3 वैज्ञानिक कौन कौन से थे? कार्ल कोरेंज, ह्यूगो डिवरीज और एरिक वान शेरमेक। क्या क्या नाम थे? कार्ल कोरेंज, ह्यूगो डिवरीज, एरिक वान शेरमेक। तो ये तीनों आपको नाम, ये आपको याद रख लेने। अब इनका अलग अलग अगर देखें तो कार्ल कोरेंज से मेज यानी मक्का के ऊपर रिसर्च की थी, मक्का के पौधों पे देखा था कि लक्षण कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ह्यूगो डिवरीज ने सांदे प्रिमरोज यानी इवनिंग प्रिमरोज पे किए थे। अगर इन तीनों की अगर बात करें तो इवनिंग प्रिमरोज ही लिखा जाता है। मान लीजिए ये तीनों लिखते हैं, कार्ल कोरेंज, ह्यूगो डिवरीज और एरिक वान शेरमेक। वैसे अपने टॉपिक में नहीं दे रखा है, अपनी जो सिलेबस है उसमें नहीं दे रखा है, लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हैं। मक्के पे फिर इसने इवनिंग प्रिमरोज पे, एरिक वान शेरमेक ने फ्लोरिंग प्लांट्स यानी जो पुष्पीय पादप हैं उन पे किए थे। इसमें और कुछ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तीनों आपको नाम याद रखने हैं और इसका सन भी याद रखनी है कि 1900 में ये 3 वैज्ञानिक आए थे। अब बात कर लेते हैं ये विफल क्यों है। यानी मेंडल ने इससे पहले ही खोज दिया था, ये तीनों वैज्ञानिक जो हैं उनसे 34 वर्ष पहले ही खोज दिया था। यहाँ पर देखिए 1900 में ये इन्होंने वापस से दिया, लेकिन इन्होंने कभी डाल दिया था? 1963 में डाल दिया था, 1963 में। और इनका प्रयोग प्रकाशित हुआ था 1966 में। यानी 1966 से 34 वर्ष बाद 1900 में 3 वैज्ञानिक आए, यानी 34 वर्ष तक और किसी ने इसे ध्यान ही नहीं दिया। क्यों ध्यान नहीं दिया? क्योंकि ये जो समय है 1866, ये जो समय है, इस समय डार्विन की पुस्तक आई थी। जो डार्विन है, जो उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत दिया था,
उनकी बहुत एक फेमस बुक आई थी 1866 में। तो जो भी वैज्ञानिक थे, जितने भी वैज्ञानिक थे, वो उसी को पढ़ने में लगे हुए थे और उस पर ही और ज़्यादा रिसर्च करने में लगे हुए थे, और उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और किसी भी प्रयोग पे ध्यान नहीं दिया। उन्होंने केवल डार्विन की जो सबसे फेमस बुक है, वहाँ पर उत्परिवर्तन कैसे हुआ, मान लीजिए हम बात करते हैं कि इंसानों की उत्पत्ति कैसी हुई, तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो लिख रखी थी डार्विनवाद में। तो जो डार्विन है उसकी 1866 में पुस्तक आई थी, सभी वैज्ञानिक उसमें लगे हुए थे। इसके आसपास फिक्स नहीं कह रहा 1866, लेकिन इसके आसपास उसकी जो डार्विन की पुस्तक है वो आई थी। सभी वैज्ञानिक ने उस पर ही ध्यान दिया था, मेंडल के नियमों पर ध्यान नहीं दिया था। दूसरे विफल होने का कारण था कि ये पादरी थे, यानी मठ में कोई पुजारी वगैरह होते हैं, उसी तरह से ये पादरी थे, और वहां पर ही उद्यान मठ, मतलब जो उद्यान रहता है मठ का, उसमें ही इन्होंने उगा उगा कर उनकी लक्षणों की थी, यानी उनके लक्षणों को देखा था कैसे स्थानांतरित होते हैं। तो ये पादरी थे, कोई वैज्ञानिक नहीं थे। तो वैज्ञानिकों ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि ये तो पादरी है, ये मठ में पूजा वगैरह करता है, इसको क्या पता कि आनुवंशिकता होती क्या है, मतलब वैज्ञानिकों के बारे में क्या पता। तो वैज्ञानिक ने इन पर ध्यान नहीं दिया, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। और तीसरा इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन था कि इन्होंने जो भी अपने रिजल्ट निकाले थे वो मैथमेटिकल निकाले थे। जैसे अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा बता दें मैथमेटिकली कैसे, जैसे इन्होंने क्या किया, कोई भी पादप ले लिया, पादप का कोई भी लक्षण ले लिया, तो लक्षण में हम इन्होंने दो नाम दिए, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। यानी कोई भी लक्षण ले लिया, जैसे पादप की लंबाई ले लेते हैं, तो पादप मान लीजिए एक मटर का पौधा लिया, वो लंबा लिया, दूसरा लंबा लिया, एक मान लीजिए बोना लिया, एक लंबा ले लिया, एक बोना ले लिया। तो उनके लिए उन्होंने क्या लिखा, प्रभावी के लिए उन्होंने लिखा टॉल, यानी बड़ा टी। जो प्रभावी है, प्रभावी के बारे में बात करेंगे कि मान लीजिए एक सीधा से बात आते हैं, जैसे एक बड़ा पौधा है, एक छोटा पौधा है, इनके मध्य अगर संकरण कराते हैं, संकरण के बारे में आप हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, तो क्या होता है, इनसे जो पौधा निर्मित होगा वो मान लीजिए अगर लंबा होता है, छोटा नहीं होता है। अगर इन दोनों से संकरण करा के एक लंबा पौधा प्राप्त होता है, तो हम यहाँ पर प्रभावी लक्षण किसको मानेंगे, लंबे को मानेंगे। अगर छोटा पौधा प्राप्त होता है तो छोटे को प्रभावी मानते हैं। तो यहाँ पर प्रभावी कौन सा होता है, लंबा होता है। जैसे इन्होंने दो पौधे ले लिए, इस तरह से ये बड़ा पौधा, यानी बड़ा जो पौधा है उसका आनुवांशिक पदार्थ मान लिया, आनुवांशिक इसमें हम दर्शा सकते हैं। और ये छोटा पौधे के लिए, अब इन दोनों के मध्य संकरण कराया, तो इससे इन्होंने एक टी निकाला, बड़ा टी, इससे एक छोटा टी निकाला, और इन दोनों का संकरण कराया, तो ये जो पौधा है ये कैसा प्राप्त होगा, हमें कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त होगा। ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। इसे आप आगे अच्छे समझ लेना, मैं यहाँ पर एक बार थोड़ा सा बता रहा हूँ कि इन्होंने कैसे अपना फॉर्मूला जो है वो कैसे दिया था। तो इस तरह से इन्होंने बताया कि ये जो पादप है इसके अंदर दो गुण विद्यमान है, प्रभावी लंबे का भी है और बौनेपन का भी है। लेकिन दोनों गुणों में जो प्रभावी लक्षण है वो है लंबा, इसलिए ये पौधा जो है वो लंबा होता है। यानी इन्होंने ये जो सारे रिजल्ट निकाले थे वो इस तरह से मैथमेटिकली निकाले थे कि यहाँ से हम एक लेते हैं, यहाँ से एक लेते हैं, इनके मध्य संकरण कराते हैं, तो इस तरह से एक बड़ा टी एक छोटा टी इस तरह से निकल कर आ जाते हैं। इससे इसमें जो कैपिटल टी है वो प्रभावी होता है, यानी जो पौधा है वो कैसा होगा, लंबा पौधा होगा। तो इस तरह से इन्होंने रिजल्ट निकाले थे। ये सारे कैसे थे, मैथमेटिकल रूप से थे। और ये जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है, तब बायोलॉजी सब्जेक्ट में क्या हुआ था, ये मैथमेटिकल पर कम ध्यान दिया जाता था। यानी इन्होंने खोज तो किसमें की, सब्जेक्ट बायोलॉजी था, यानी बायोलॉजी में खोज की आनुवंशिकता के बारे में, लेकिन इन्होंने जो सारे रिजल्ट निकाले वो कैसे निकाले, मैथमेटिकल निकाले। तो इसलिए इन्होंने, और कोई वैज्ञानिक थे उन्होंने इतना ध्यान इस पर नहीं दिया। तीसरा विफल होने का कारण था कि जब 1866 में इन्होंने ये खोजा था, आनुवंशिकता के बारे में खोजा था, तो ये जो खोज थी ये समय से बहुत आगे थी। यानी अभी भी जो आनुवंशिकता है वो अच्छे से नहीं खोजी जा चुकी है, अच्छे मतलब पूरा एडवांस तरीके से नहीं खोजी जा चुकी है। तो 1866 में क्या था, जो नॉर्मल चीज़ें थी, वैज्ञानिक हैं वो नॉर्मल चीज़ खरीदे थे, नॉर्मल चीज़ खोजते थे। जबकि मेंडल जो है वो 1866 में उन्होंने आनुवंशिकता के बारे में खोज दी थी। आनुवंशिकी क्या चीज़ होती है, लक्षण एक स्थान से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाती है, यानी वो उस समय से बहुत आगे की खोज थी। तो और किसी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जैसे मान लीजिए 1866 के आसपास डार्विन की बुक आई थी, तो उसमें डार्विन के उत्परिवर्तन वगैरह के सिद्धांत थे। अब यदि कोई और दूसरा वैज्ञानिक उस उत्परिवर्तनवाद जो उन्होंने डार्विन की पुस्तक दी थी उससे थोड़ा एडवांस लेवल पर उसने वो खोज करता, तो उसका नाम आ जाता, क्योंकि सभी का ध्यान वहीं पर लगा हुआ था, क्योंकि उस टाइम वही खोज चल रही थी। जबकि मेंडल ने क्या किया, बहुत आगे समय से बहुत आगे की खोज कर दी आनुवंशिकता की, तो किसी को समझ में नहीं आया और किसी ने ध्यान भी नहीं दिया।
तो ये थे मेंडल के विफल होने के कारण। उसके बाद में क्या हुआ, 34 वर्ष बाद जब 1900 में कार्ल लॉरेंस, ह्यूगो डे व्रीज और इन्होंने अपने जो प्रयोग हैं, रिजल्ट हैं, वो जब किसी को दिए होंगे, मतलब सोसाइटी को दिए होंगे कि हमने ये खोज की है, तो सोसाइटी ने देखा कि ये खोज तो 34 वर्ष पहले ही हो चुकी है, जिसका किसने किया था, मेंडल ने किया था। यानी मेंडल के जो नियम है वो पहले ही खोजे जा चुके थे, लेकिन और किसी ने ध्यान नहीं दिया। और जब 1900 में जब इनकी पुनः खोज हुई, इनको भी नहीं पता था कि मेंडल ने खोजे, इन्होंने अपने प्रयोग शुरू से किए थे, तो उन्होंने उतनी मेहनत की होगी, सीधी सी बात है, जितनी मेंडल ने की थी उन्होंने भी उतनी की होगी। तो इसलिए क्या किया उस सोसाइटी ने डिसाइड किया कि इन तीनों के नाम भी साथ में लिखे जाएंगे। यानी जो मेंडल ने खोज की थी उसके साथ अगर कोई मेंडल का नियम पढ़ेगा तो उसके साथ इन तीनों वैज्ञानिकों नाम भी जुड़ना चाहिए। इसलिए ये तीनों नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो ये तो था मेंडल का इंट्रोडक्शन कि मेंडल ने किस किस प्रकार खोज की, उसके बाद में वापस से उसकी पुनः खोज हुई। तो ये इसमें पूछा जा सकता है कि पुनः खोज कर मेंडल के जो नियम हैं उन्हें पुनः खोजकर्ताओं के नाम लिखिए। तो आपको तीनों नाम लिखने हैं, कार्ल लॉरेंस, ह्यूगो डे व्रीज, एरिक वॉन स्टेरमार्क। अब हम वापस से चलते हैं मेंडल के ऊपर। मेंडल ने जो अपने नियम दिए थे, जो अपने प्रयोग किए थे, वो प्रयोग मटर के पौधे पर ही क्यों किए थे। हम बात करें मटर के पौधे, उद्यान मटर, तो हम बात करते हैं उद्यान मटर पर ही क्यों किए थे। तो इसके बहुत सारे रीजन थे। जैसे एक तो सीधी सी बात है, मैंने अभी पहले बता दिया कि ये जो है पौधे, ये अल्पकालिक है, यानी छोटे काल के हैं। अल्पकालिक है यानी छोटे आयु है इनकी। जैसे अगर हम बात करें, जैसे अगर ये करते बांस के पेड़ पर, मान लीजिए बांस जो है वो पेड़ है, वो बहुत सालों में बाद पुष्पन करता है, उसके बाद में उसके अंदर संकरण होता है और नई पीढ़ी आती है। तो इतने मान लीजिए वो 2-3 से उसकी पीढ़ी का अध्ययन करे, उसके बाद में इंसान ही नहीं रहेगा, मेंडल ही नहीं रहेगा, तो फिर खोज कैसे करेंगे। यानी हमें क्या चाहिए, खोज करने के लिए छोटा पौधा चाहिए जिसकी हम बहुत सारी पीढ़ियों का अध्ययन कर सके और एकदम एक्यूरेट रिजल्ट निकाल सके। अगर छोटे कम पीढ़ियों का अध्ययन करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट नहीं आएगा। तो इन्होंने क्या किया, जो अल्पकालिक पौधा है उसी का चयन किया। उसमें हमने देखा कि उद्यान मटर जो है वो अल्पकालिक पौधा है, वो एक वर्ष में उनकी एक पीढ़ी आराम से प्राप्त हो जाती है, दूसरे वर्ष में दूसरी, यानी हम संकरण करा कर देख लेंगे तो अगली पीढ़ी में हम उसके रिजल्ट भी निकाल सकते हैं, फिर उससे अगली में उसके रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो उन्होंने अल्पकालिक पौधा लिया, जिसके लिए मटर का जो उद्यान मटर है वो एकदम खरा उतरा। और इसके साथ ही उन्होंने देखा कि उद्यान मटर को हम कहीं पर भी उगा सकते हैं। वो सामान्य से मठ के पुजारी थे, उनके पास ऐसा तो नहीं था कि बहुत बड़े खेत हैं, ऐसा तो नहीं था। उन्होंने देखा कि ये जो उद्यान मटर हैं ये बहुत कम स्थान घेरते हैं, इन्हें हम सरलता से कहीं पर भी उगा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो जिस मठ में वो पुजारी का काम करते थे या फिर पूजा अर्चना का काम करते थे, तो वो क्या करते थे, वहीं पर उसके उद्यान मटर का पौधा लगाते थे और वहीं पर उसके रिजल्ट निकालते थे। दूसरी बात कि ये जो पौधा है इसमें हम पर परागण भी करा सकते हैं। सामान्यतः हम देखते हैं, हमने तीसरे चैप्टर में शायद पढ़ा था कि मटर का जो पौधा होता है वह स्वयं युग्मन करता है, यानी उसके जो जैसे ये फूल है मटर का, अब ये मटर का फूल है, इसमें ये पुंकेसर मान लीजिए और ये हमारा वृत्तिकाग्र है, ये मान लीजिए हमारा वृत्तिकाग्र है। तो ये सामान्यतः क्या होता है मटर के पौधों में कि यहाँ का इस पुष्प का जो परागकण है वो इसी वृत्तिकाग्र पर आ जाता है। यानी यहाँ पर क्या होता है, स्वयं परागण होता है। मान लीजिए ये लंबा पौधा है तो इसका गुण कैसा होगा, कैपिटल टी, तो इसके पुंकेसर भी कैसे होंगे, कैपिटल टी, वर्तिकाग्र भी कैसी होगी, कैपिटल टी। तो ये जब आपस में संकरण करेंगे तो इनसे पौधा जो बनेगा वो कैपिटल टी ही बनेगा। यानी कोई बोना पौधा है, अब वो संकरण करता है तो बोने पौधे बनते हैं। बड़ा पौधा है, बड़ा संकरण अपने आपस में संकरण कराता है तो क्या करते हैं, बड़ा ही पौधा बनता है। तो इन्होंने देखा इसमें स्वयुग्मन हो रहा है, स्वयं परागण हो रहा है, तो इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने देखा कि इसमें हम परागण भी करा सकते हैं। जैसे ये पौधा है, ये दूसरा हमने पौधा ले लिया, जो छोटा पौधा है उसका फूल ले लिया। अब इसमें इनका क्या ये जो वृत्तिकाग्र है इसको मान लीजिए हटा दिया, इसका जो पुंकेसर है वो इस पर डाल दिया। यानी ये कैसा था, स्मॉल डी था, ये कैपिटल डी। तो आपस में इनका क्रॉस जो हाइब्रिडेशन है यानी संकरण है वो हो जाएगा और नई संतति हमें डिफरेंट प्राप्त हो सकती है। यानी मटर के पौधे में हम क्या कर सकते हैं, स्वयं परागण तो होता ही होता है, उसके साथ हम पर परागण भी करा सकते हैं। यानी इन्होंने देखा कि इनमें हम पर परागण भी करा सकते हैं, जो हमें बहुत आवश्यक है, क्योंकि पर परागण के द्वारा ही ये देखेंगे कि कैसे कैसे लक्षणों का संचारण होता है। तीसरी बात कि इसमें स्वयं परागण भी होता है, इनमें स्वयं परागण वैसे तो आपने अभी समझ लिया कि कैसे होता है, तो स्वयं परागण भी होता है। यानी हमने यहाँ पर क्या किया, लंबा पौधा लिया, छोटा पौधा लिया और इन दोनों के मध्य संकरण कराया, तो यहाँ पर जो पौधा बना वो कैसा होगा, हमको लंबा प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों लक्षण है,
प्रभावी भी है और अप्रभावी भी है, तो यहाँ पर प्रभावी लक्षण है वो अपना प्रभाव दिखा देगा, यानी ये जो पौधा है वो भी लंबा होगा, उसके आनुवंशिक गुण में होगा छोटा, लेकिन वो जो बाहर प्रदर्शित करेगा वो लंबा प्रदर्शित करेगा, वो वहां पर छोटा प्रदर्शित नहीं करेगा क्योंकि उसमें लंबापन प्रभावी है। तो इन्होंने देखा इसमें स्वयं भी हो सकता है, जैसे अगर हम इसको ही वापस से स्वयं कर दें, यानी इसकी के समान दूसरा पौधा ले लें, अब इसमें स्वयं कर दें, तो यहाँ पर क्या होगा, हमें युग्मों की शुद्धता का नियम भी मिल जाता है। ये आप आगे समझेंगे, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा शायद। तो यहाँ पर क्या होता है, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी प्राप्त हो जाता है, जैसे ये कैपिटल टी भी हमें प्राप्त हो गया, स्मॉल टी भी प्राप्त हो गया, ये दोनों भी प्राप्त हो गए, यानी हमें यहाँ पर बोना पौधा भी, जैसे अगर हमने लंबा और बोना पौधा संकरण कराया तो हमें कैसा प्राप्त हुआ, अप्रभावी लंबा, यानी उसमें प्रभावी लंबा भी है और अप्रभावी लंबा भी है, यानी हम कह सकते हैं दोनों जो विषम युग्मजी हैं वो हमें प्राप्त हुए हैं। अब उसी का हम अगर स्वयं करें तो तीसरा हमारा टॉपिक है कि उसमें स्वयं भी हो सकता है, यानी उसी का पौधा अगर हम स्वयं कराएं तो हमें प्रभावी, अप्रभावी, लंबे और फिर शुद्ध बोने भी हमें प्राप्त हो सकते हैं, यानी बोने पौधे भी। अभी हमने देखा इन दोनों को संकरण कराया तो केवल लंबे पौधे प्राप्त होंगे, जब इनको वापस से संकरण कराया तो उसमें हमें लंबे भी प्राप्त होंगे और बोने भी प्राप्त होंगे, यानी इनमें हम स्वयं कराकर जो युग्मकों की शुद्धता है यानी वापस हम शुद्ध प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कुछ रीजन थे, उसके साथ ही एक सबसे बड़ा रीजन था इनमें, ये जो मटर का पौधा है इसमें 7 विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। विपर्यासी लक्षण का मतलब, जैसे विपर्यासी लक्षण जैसे इनका आगे हम पढ़ेंगे तकनीकी शब्द, ये शायद हमें पहले पढ़ा लेने चाहिए थे। तकनीकी शब्द की विपर्यासी किसे कहते हैं, समयुग्मजी, विषमयुग्मजी, प्रभावी, अप्रभावी, सारे हमें पहले पढ़ा लेने चाहिए थे, लेकिन आप भी समझ जाइए। विपर्यासी लक्षण का मतलब क्या होता है, समझाने की कोशिश करते हैं। विपर्यासी लक्षण, तो यहाँ पर हमने क्या लिया, पौधे का एक गुण लिया, मटर का पौधा है उसका हमने गुण लिया पौधे की लंबाई। अब पौधे की लंबाई के 2 लक्षण हैं, एक तो लंबा एक बोना, एक लंबा एक बोना, यानी यहाँ पर हम मान सकते हैं एक विपर्यासी लक्षण हो गया। तो एक विपर्यासी लक्षण क्या होता है, जिसके अगेंस्ट 2 लक्षण होते हैं, यानी हम यहाँ पर एक विपर्यासी लक्षण ले लेते हैं लंबाई का। लंबाई का हमने मान लीजिए एक विपर्यासी लक्षण ले लिया, तो उसके 2 लक्षण होंगे लंबा और बोना, यानी मटर का पौधा है जैसे हम लंबाई माप रहे हैं उसी तरह से उसमें 7 विपर्यासी लक्षण हैं, जैसे कि पौधे की लंबाई, अब पौधे की लंबाई तो होगी, पुष्प की स्थिति कक्षीय शीर्षस्थ, फली का आकार कैसा है, एक में फूला हुआ है, संकुचित है। मान लीजिए हमने जैसे यहाँ पर हमने ले लिया लंबाई का गुण की लंबा है, बोना है, इस तरह से हम दूसरा गुण भी ले सकते हैं, जैसे फली का आकार हम ले लिया, जैसे ये मटर का पौधा है, इसमें ये जो फूल है, जैसे ये मटर का पौधा है, ये फूल है, यहाँ पर मान लीजिए इसमें फली है, तो ये जो फली है इसके अंदर मान लीजिए वो बड़े बड़े मटर है, यानी फूले हुए मटर हैं, तो ये कैसा हो गया, फूले हुए मटर का पौधा हो गया, फूले हुए मटर का पौधा हो गया। अब यहाँ पर हम दूसरा लेते हैं जिसमें मटर का जो फली है उसमें संकुचित दाने हैं, यानी छोटे छोटे दाने हैं, यानी यहाँ पर हम दूसरा, एक तो ये विपर्यासी लक्षण हो गया, दूसरा ये मान लेते हैं विपर्यासी लक्षण। इस तरह से मटर के पौधे में 7 विपर्यासी लक्षण थे, अलग अलग, पुष्प की स्थिति, फली का आकार, फली का रंग, बीज का आकार, बीज कवच का रंग, या फिर बीज पत्र की भी हम लिख सकते हैं, बीज पत्र का रंग, और पुष्प का रंग भी हम मान सकते हैं। यानी इस तरह से मटर के पौधे में कुल कितने विपर्यासी लक्षण हैं, 7 विपर्यासी लक्षण है। 8वां मान सकते हैं पुष्पों का रंग, पुष्पों का रंग, यानी पुष्प एक तो बैंगनी हो जाएंगे, एक व्हाइट हो जाएंगे, हम बाहर से देख सकते हैं। जैसे कोई भी मटर का पौधा है, 2 मटर के पौधे हैं, अब उनमें हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम पुष्प का रंग देखते हैं, तो एक हम देखते हैं कि गुलाबी है, दूसरा हम देखते हैं व्हाइट है, यानी सफेद रंग का है। अब उन दोनों के मध्य अगर हम संकरण कराते हैं तो प्रभावी मान लीजिए बैंगनी है, प्रभावी रहता है बैंगनी, सफेद होता है वो अप्रभावी होता है। तो अब हम दोनों संकरण कराएंगे तो जो पादप की स्थिति है, जो हमें पीढ़ी प्राप्त होगी, उसके जो फूल होंगे वो कैसे होंगे, बैंगनी होंगे। यानी इसके अंदर 7 इस तरह से विपर्यासी लक्षण थे। 7 का नाम फिर से रिपीट करता हूँ, पुष्प की लंबाई, पुष्पों की स्थिति, यानी पुष्पों की स्थिति, एक तो ऊपर लगी हुई है पुष्प, एक जैसे एक तो ऊपर लगे हुए हैं, इसको हम कहेंगे शीर्षस्थ, एक इसके बगलों में लगे हुए कक्षीय, साइड साइड में लगे हुए हैं तो इसको कहते हैं कक्षीय। फली का आकार एक तो फूला हुआ हो, एक संकुचित हो, फली का रंग मान लीजिए इसमें हरा हो या फिर पीला हो। इस तरह से इसमें 7 विपर्यासी लक्षण होते हैं, जिसके कारण मेंडल ने इसकी खोज की, इसका चयन किया, मटर के पौधे का चयन किया और आनुवांशिकता की खोज की। तो ये थे उसके रीजन की मेंडल ने केवल मटर के पौधे ही लिए। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। कल हम पढ़ेंगे संकरण से संबंधित तकनीकी शब्द, यानी पढ़ेंगे विपुंसन किसे कहते हैं, प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं, अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं।